हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे हाल ही में चल रहे अमेरिका, चाइना और ताइवान के बीच जो तनावपूर्ण माहौल है उसके थोड़े से इतिहास के बारे में। चाइना में बहुत सालों पहले क्विंग वंश का शासन हुआ करता था, जो कि थोड़ा सा कमज़ोर होने की वजह से जापान ने इसका फ़ायदा उठाया और 1894 की साल में जापान ने क्विंग वंश पे हमला बोल दिया, जिसके बाद जापान ने नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और शंघाई के आसपास के थोड़े से इलाकों पे अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद क्विंग डायनेस्टी अलग अलग शासकों में बंट गई, जिसको जोड़ने का सपना लेके सन 5 सेन ने ये काम अपने हाथ में लिया और वन रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने का एक प्रस्ताव रजू किया, जिसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। परंतु सन 5 सेन ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाए और 1925 में उनकी मृत्यु हो गई। सन 5 सेन की मृत्यु के बाद उनकी खुद की पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा था कम्युनिस्ट पार्टी का और दूसरा हिस्सा था नेशनलिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा ये थी कि जनता को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलने चाहिए और शासक मतलब कि उनका जो शासक रहेगा चाइना का, वन चाइना का, उसका चुनाव भी कुछ चुने हुए लोग करेंगे। और नेशनलिस्ट पार्टी चाहती थी कि जनता को पूरा अधिकार मिलना चाहिए और उनका शासक कौन होगा वो खुद तय कर सके। नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे चांग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे माओ जेडोंग। अब नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एक दूसरे से विपरीत होने के कारण दोनों में छोटा मोटा झगड़ा होना शुरू हो गया और एक बार नेशनलिस्ट पार्टी के कई सारे लोगों ने मिलकर शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के लाखों लोगों को मार दिया। अब उस हार ने सिविल वॉर का रूप ले लिया और ये सिविल वॉर 1927 से लेके 1950 तक यानी कि 23 साल चला। अब फिर से इस गृह युद्ध का यानी कि सिविल वॉर का फ़ायदा जापान ने उठाया और जापान ने चाइना के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने एक होकर जापान के सामने युद्ध लड़ा और ये युद्ध 1937 से लेके 1945 तक चला, जो युद्ध जापान पर हुए परमाणु बम हमले के बाद खत्म हुआ। अब इस सब घटना के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने रसिया की मदद से नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को मारना चालू कर दिया और सभी नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को शंघाई के तरफ इकट्ठा होने पे मजबूर कर दिया, जिसके बाद 95% चाइना के इलाके पे कम्युनिस्ट पार्टी का राज था और 5% इलाके पे नेशनलिस्ट पार्टी का शासन रह गया था। फिर 1949 में नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को फार्मूसा नाम के एक द्वीप पर पहुंचाया गया, जहां पर वो सब अपने उद्योग, मवेशी और सब चीज़ें लेकर वहां पे बसने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों वही फार्मूसा नाम के द्वीप जहां पर नेशनलिस्ट पार्टी के लोग शिफ्ट हुए थे, उसी द्वीप का नाम अभी ताइवान है। जिसके बाद 1950 में चाइना पूर्ण रूप से एक कम्युनिस्ट देश बन गया। ताइवान के लोगों ने कहा कि हमारा नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रहेगा और एक ना एक दिन हम चाइना पर कब्जा कर लेंगे। और ओरिजिनल चाइना ने कहा कि ताइवान हमारा ही एक हिस्सा है और वो किसी ना किसी दिन हमारे अंडर में आ जाएगा। दोस्तों यूएनओ में चाइना को मान्यता प्राप्त नहीं थी। यूएनओ में यही चल रहा था कि ताइवान जो एक छोटा सा देश है वही ओरिजिनल चाइना है, परंतु ये विचारधारा 1971 में बदली गई और 1971 में यूएनओ ने ओरिजिनल चाइना यानी कि अभी जो चाइना है उसको मान्यता दे दी। तो दोस्तों 1971 के बाद यही तनाव चाइना और ताइवान के बीच में चालू रहा और अभी हाल ही में नैन्सी पेलोसी जो ताइवान की विजिट पे गई थी, जिस पे चाइना ने आपत्ति जताई, क्योंकि अमेरिका ताइवान के पक्ष में है और रसिया चाइना के साथ है। जिसके बाद चाइना ने अपने युद्धपोत यानी कि अपने सबमरीन्स, अपने एयर फाइटर्स प्लेन सबको ताइवान के आसपास अभी लगाया हुआ है और कहा जाता है कि थोड़े ही समय में अमेरिका और चाइना के बीच में शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकता है।